नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक के सिलेक्शन बैच में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो आपका सिलेक्शन बैच है ये यूपी टेट, सी टेट एंड एस टेट के तैयारी से संबंधित है। जो सुपर टेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है, तो उस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए यहाँ पे आपकी क्लासें चल रही हैं। मैं आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे इस समय 3 क्लासें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि एक बाल विकास की है, एक हिंदी की है और एक दूसरा पर्यावरण का। तो साथियों, मैं आप लोग को बाल विकास की क्लास दे चुका हूँ, दूसरी क्लास आपको हिंदी की भी मैं दे चुका हूँ। जो बाल विकास की क्लास 10 बजे के नियर अबाउट आपकी अपलोड हो जाती है आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे, और जो हिंदी की क्लास होती है वो 2 से 3 बजे के नियर अबाउट आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अपलोड होती है। और जो तीसरी क्लास होती है ये 7 से 8 बजे के आसपास आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अपलोड की जाती है। जैसे ही आपके सब्सक्राइबर उस हद तक पहुंच जाते हैं कि आपकी क्लास लाइव चलने लगेगी, तो आपकी सारी क्लासें लाइव ली जाएंगी और आपके जो डाउट होंगे उसे भी पूरा किया जाएगा। तो साथियों, आइए हम लोग अपने क्लास को, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सी टेट में जो कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक बनने की पात्रता परीक्षा जो देते हैं, उनमें 5 पार्ट आता है। जो एक हिंदी होता है, बाल विकास होता है, हिंदी, बाल विकास, पर्यावरण, मैथ और एक लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज 2 होती है, जो इसमें हिंदी कंपलसरी है और एक लैंग्वेज और कंपलसरी नहीं रहता, वो ऑप्शनल होता है, जो कि संस्कृत और इंग्लिश में चूज़ किया जाता है। 30 नंबर के सारे पाठ आते हैं। लेकिन अगर उसी सी टेट में अगर आप 6 से 8 के बीच के पात्रता परीक्षा को देंगे तो उसमें गणित का पार्ट अर्थात मैथ का पार्ट वहाँ से हटा दिया जाता है और पर्यावरण के पार्ट को ही 60 नंबर का कर दिया जाता है। ठीक साथियों, तो हम लोग पर्यावरण के पार्ट को यहाँ पे करेंगे। पर्यावरण के पार्ट में जैसे हम लोग पहले की क्लासों में 6, 7, 8, 9 में हम लोग पढ़ा करते थे। 6, 7, 8 में सामाजिक विषय करके होता था। तो सामाजिक विषय जो होता था उसमें हमारा इतिहास भी रहता था, भूगोल भी रहता था, राजनीतिक विज्ञान भी रहता था। इस तरीके के कई पार्ट रहते थे उसमें। तो यहाँ भी हमें पर्यावरण से संबंधित चीज़ें जो हैं उसमें 3 पार्ट लगभग दिए गए हैं। जो एक भारतीय इतिहास होगा और भूगोल होगा, और एक होगा जो हमारा राजनीतिक विज्ञान होगा। तो उसी क्रम में साथियों हम लोग आज यहाँ भारतीय इतिहास की क्लास करेंगे। इस संबंध में मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि 2 दिन की क्लास आप लोगों की भारतीय इतिहास चलेगी और 2 दिन क्लास आप लोगों की भूगोल की क्लास चलेगी और 2 दिन ही क्लास आपकी राजनीतिक विज्ञान की क्लास चलेगी पर डे, 2 दिन करके। 2 दिन फिर से बताऊँगा आपको, 2 दिन भारतीय इतिहास की क्लास चलेगी, 2 दिन भूगोल की क्लास चलेगी अर्थात जियोग्राफी की, और 2 दिन आपकी राजनीतिक विज्ञान की क्लास यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को। तो साथियों, आज से मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं भारतीय इतिहास से अर्थात इंडियन हिस्ट्री से मैं ये क्लास स्टार्ट करूँगा, जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं जो लगभग आप पहले भी पढ़ चुके होंगे 6, 7, 8 की कक्षाओं में। तो उसे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों, आइए हम लोग, ये थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देनी थी जो क्लास के शेड्यूल से संबंधित थी। नहीं तो आप लोगों का डाउट आता कि बताइए सर क्लास अभी तक नहीं आई आपके चैनल पे, तो इसलिए ये जानकारी भी देना ज़रूरी था। साथियों, हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में बात करेंगे। ये हमारी पहली क्लास है भारतीय इतिहास से संबंधित, इसलिए कुछ इसकी डीप जाके हम लोग बेसिक से क्लासों को कंटिन्यू करेंगे, जिससे चीज़ें अच्छे से समझ में आए हम लोगों के। तो साथियों, अगर भारतीय इतिहास में जो भारतीय इतिहास है हमारा, इसमें पहला टॉपिक है कि इतिहास कैसे जाना जाता है। इसमें पहला टॉपिक है हमारा, पहला अध्याय अगर अध्याय की बात करें, आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो पहला अध्याय डालिएगा कि इतिहास कैसे जाना जाता है। इतिहास कैसे जाना जाता है। इतिहास कैसे जाना जाता है, इस संबंध में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक, थोड़ी सी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और डीप में जाके थोड़ा क्लास को फास्ट पढ़ेंगे। साथियों, हम सबसे पहले आपको बताएं कि इतिहास हमारे अतीत अथवा बीते हुए समय का एक क्रमानुसार अध्ययन है। इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा जो बीता हुआ समय है
जो हमारा बीता हुआ अतीत है या बीता हुआ समय है उसके क्रमानुसार अध्ययन को ही हम इतिहास कहते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास हमारे अतीत अथवा इतिहास हमारे अतीत अथवा बीते हुए अतीत अथवा बीते हुए समय का क्रमानुसार बीते हुए समय का क्रमानुसार अध्ययन है। इतिहास हमारे अतीत अथवा बीते हुए समय का क्रमानुसार अध्ययन है। जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार हम लोग किसे कहते हैं? जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं या बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं उन्हीं लोगों को हम इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार की अगर बात करें तो इतिहासकार अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त करते हैं। इतिहासकार इतिहास की जानकारी कई तरह से प्राप्त करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो वो भौतिक अवशेष से और या तो फिर सिक्कों से, हमारे जो सिक्के पाए जाते हैं पहले के समय के उससे, और भौतिक अवशेष से, अभिलेखों के माध्यम से भी इतिहासकार जानकारी इकट्ठा करते हैं। पांडुलिपियों से, पांडुलिपि जो हमारी होती है उसके माध्यम से भी इतिहासकार जानकारी को इकट्ठा करते हैं। साहित्यिक स्रोत जो होते हैं हमारे जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से भी हमारे इतिहासकार इतिहास की जानकारी को इकट्ठा करते हैं। और अगर देखा जाए तो विदेशी विवरण इत्यादि जो होते हैं, विदेशी विवरण कुछ प्राप्त किए जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों से। अर्थात अगर बात करें तो भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपि, साहित्यिक स्रोत और या तो फिर विदेशी विवरण इत्यादि जो होते हैं उसी के माध्यम से जो हमारे इतिहासकार होते हैं इतिहास से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करते हैं। साथियों मैं बताऊं कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार सामान्यतः स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। अर्थात मैं आपको बताऊं कि पांडुलिपि जो होता है या तो अभिलेख जो होते हैं तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी जो होते हैं उन जानकारियों को, मतलब ये जो पांडुलिपि होते हैं और जो स्रोत मतलब जानकारी प्राप्त करने की, जैसे पांडुलिपि हुआ, अभिलेख कुछ हो गए, पुराने अभिलेख जो पुराने मिलते हैं, पुराने साक्ष्य मिल गए, या तो पुरातत्व से जो जानकारी, पुरातत्व विभाग से जो जानकारी मिलती है या पुरातत्व से, उन सभी जानकारियों को इतिहासकार उसे स्रोत मानते हैं अपना, उसे इतिहास लिखने का एक स्रोत मानते हैं। इस चीज़ को स्रोत शब्द वो देते हैं कि जैसे कहा नहीं जाता कि इसका स्रोत कहाँ से मिला, तो वही चीज़ें यहाँ पे कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ें हैं कि प्रोफेसर घाटे जी क्या कहते हैं। इतिहासकार एक हैं प्रोफेसर घाटे। प्रोफेसर घाटे जी हैं, उनका क्या कहना है कि हमारे इतिहास संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा होता है। बहुत बड़े इतिहासकार हैं जो प्रोफेसर घाटे हैं। प्रोफेसर घाटे जी का क्या मत है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन, संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन
तथा लेखा जोखा होता है। जो इतिहास होता है वो इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन होता है तथा लेखा जोखा भी होता है। ऐसा जो है प्रोफेसर घाटे जी बहुत बड़े इतिहासकार हैं वो कहते हैं। अगली बात हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक साथियों, ये इतिहास कैसे जाना जाता है ये हमारा शब्द है जिसके पहली बात हम जानकारी यहाँ लिए थे, इतिहास का महत्व। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास का महत्व, इतिहास का महत्व हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग अगली हमारी हेडिंग होगी भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक, भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक साथियों, बहुत ही अच्छी क्लास आप लोगों को लगेगी। आप लोग बस रेगुलर कंटिन्यू तरीके से, बेहतर तरीके से सिर्फ आप लोग 7 दिन क्लास लीजिएगा। मेरे साथ सिर्फ 7 दिन आप लोग जुड़े रहिएगा, उसके बाद देखिएगा आपको सबसे बेस्ट क्लास यहाँ से आपको दी जाएगी। हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का स्रोत, इसी का टॉपिक है इतिहास कैसे जाना जाता है, इसी का टॉपिक है भारतीय इतिहास का स्रोत। भारतीय इतिहास का स्रोत, भारतीय इतिहास का स्रोत क्या क्या है। ठीक साथियों, तो अगर हम भारतीय इतिहास के स्रोत की बात किया जाए तो हम आपको बताएं कि अधिकांश अवशेष सारे देश के बिखरे अनेकों अनेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं। जो भी हमारे अवशेष हैं, सारे देश के बिखरे अनेकों अनेक टीले हैं, उन सभी टीलों के नीचे दबे हुए हैं। अब अगर आप बात करें कि टीला क्या होता है, तो टीला हमारा धरती की सतह में, धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। टीला जो होता है, अगर हम टीले की बात करें तो टीला हमारा वह अवशेष होता है जैसे जहाँ उभरे हुए भाग को कहते हैं, मतलब हमारा टीला हम धरती के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जहाँ जिसके नीचे पुराने बस्तियों के अवशेष मिलते हैं, उसे हम टीला कहते हैं। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तर से विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल में लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व अर्थात आर्कियोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक, तो जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तर से विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल में लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम आर्कियोलॉजी अर्थात पुरातत्व कहते हैं। और जो पुरातत्व के अध्ययन करने वाले होते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्व के अध्ययन करने वाले पुरातत्व के अध्ययन, पुरातत्व के अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक साथियों, अगली अगर हम लोग बात करें तो पुरातत्वविद पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए खुदाई करते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं, पुरातत्वविद जो होते हैं जमीन के अंदर, टीलों के अंदर, ठीक, जो भी दबे हुए औजार होते हैं, हथियार होते हैं, या तो फिर अगर हम लोग कह लें कि ईंट पत्थर होते हैं, ठीक, उनसे बनी इमारतों जो होती हैं, या तो फिर सिक्कों की प्राप्ति के लिए जो खुदाई करते हैं उन्हीं को हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक, अगली बात अगर हम करें तो इसके अलावा पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। ठीक, पुरातत्वविद जो होते हैं वो चिड़ियों के हड्डी या तो फिर जानवरों की हड्डी या तो फिर मछलियों की हड्डी को भी ढूंढते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इससे यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। पुरातत्वविद जो होते हैं, ये जो हड्डियों, मछलियों की हड्डी हो गई और जानवरों की हड्डी हो गई, चिड़ियों की हड्डी हो गई, इसको इसलिए ढूंढते हैं कि इस हड्डी के माध्यम से उन्हें यह पता लगाने में सहायता मिलती है कि पुराने के लोग जो होते थे, पहले के लोग जो होते थे, वो खाने में क्या प्रयोग करते थे, क्या खाने की चीज़ होती थी।
ठीक साथियों, अब अगर हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना यही हम लोग करेंगे। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। 1784 ईस्वी में किया गया था। हमारा जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, भारतीय पुरातत्व विभाग जो है इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक की अगर बात किया जाए तो कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक की अगर बात करें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम को कहा जाता है। अगर इनके पूरे नाम की बात किया जाए तो इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम था। इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम था। अगर इनके पूरा नाम की बात किया जाए तो इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम था। ठीक साथियों, और ये एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री तथा सेना के अभियांत्रिक भी थे। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे ये पुरातत्व शास्त्री थे और सेना के अभियांत्रिक भी थे। ये अलेक्जेंडर कनिंघम की अगर बात करें तो ये एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री तथा सेना में अभियांत्रिक भी थे। क्या थे? सेना में अभियांत्रिक थे। सेना में अभियांत्रिक थे। साथियों, हम लोग यहाँ बात किए कि भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बात किया गया, तो भारतीय पुरातत्व के अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। अगर इसके स्रोत के हम लोग बात करें तो इसका स्रोत जो भी हमारा जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का अध्ययन क्रमिक रूप से किया जाता है, जैसे कि अगर बात करें तो भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, अगर इसके जो है उसकी बात करें कि इसका स्रोत क्या क्या है, तो इसका स्रोत जो है वो ईंट पत्थर से बनी हुई इमारत जो होती हैं वहाँ से स्रोत इसके मिलते हैं, या उसके जो अवशेष होते हैं। साथ ही साथ औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के खुदाई के लिए या खुदाई से इसके स्रोत प्राप्त होते हैं। और अगर बात किया जाए तो इसकी खुदाई जो करते हैं, यह इसकी खुदाई जो करते हैं इसे पुरातत्वविद कहते हैं। इसकी जांच जो करते हैं, ठीक, पुरातत्व का अध्ययन जो करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। साथ ही साथ भारतीय पुरातत्व विभाग की अगर स्थापना की बात करें तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक की बात किया जाए तो कनिंघम को कहा जाता है, जिनका पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम है। साथ ही साथ अगर अलेक्जेंडर कनिंघम की बात किया जाए तो ये ब्रिटिश पुराशास्त्री तथा सेना के अभियांत्रिक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अब साथियों, अगर हम लोग बात करें एक एक जो हमारे स्रोत हैं, स्रोत के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा। आप लोग इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं।
अगर आपको लगेगा कि ये मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन भी टॉपिक ख़त्म होने के बाद करवाऊँगा, 10-20 क्वेश्चन भी करवा दूँगा आपको, तो आपको और आइडिया मिल जाएगा। अब साथियों अगर हम अभिलेख की बात करें, हम लोग अभी अभिलेख की बात कर रहे थे कि अभिलेख क्या होता है। ठीक, अगर हम लोग अभिलेख की बात करें तो अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। धातु अथवा पत्थर की कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, अर्थात जैसे कहते हैं नहीं उकेरा जाता है, तो उत्कीर्ण किए जाते हैं। ठीक, जैसे अगर हम बात किया जाए, जैसे हमारे पहले के टाइम में मोहर हुआ करते थे, ठीक, और स्तूप हुआ करते थे, चट्टान हुआ करती थी, तथा ताम्रपत्र पर जो मिलते थे, तथा मंदिरों के दीवारों और मूर्तियों पर भी ये अभिलेख हमें प्राप्त होते थे। ठीक, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। हड़प्पा संस्कृति में जो भी अभिलेख प्राप्त हुए थे वो अभिलेख आज के टाइम में भी अभी तक पढ़े नहीं जा चुके हैं, वो अभिलेखों को कोई पढ़ नहीं सका है अभी तक। ठीक, साथ ही साथ हम आपको बताएं कि यह संभवतः किसी भावचित्रात्मक लिपि में लिखे जाते हैं। जो अभिलेख होते हैं यह संभवतः किसी भावचित्रात्मक लिपि में लिखे जाते हैं। ये अभिलेख संभवतः किसी भावचित्रात्मक लिपि में, अर्थात भाव का चित्रण कर दिया जाता है, वहाँ पे भाव को समझा जाता है, भाव का चित्रण किया जाता है। तो यह संभवतः किसी भावचित्रात्मक लिपि में लिखे जाते हैं। एकदम डीपली हम लोग पढ़ेंगे साथियों। ठीक, और अगर बात करें तो जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये जो भाव चित्रात्मक लिपि होती है इसमें विचारों और चित्रों को यहाँ पे सांकेतिक तौर पे चित्रण किया जाता है, भाव को देखा जाता है यहाँ पे, और अगर देखा जाए तो विचारों और वस्तुओं को चित्र के रूप में यहाँ पे दर्शाया जाता है। अब दूसरी बात अगर करें तो अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में हैं। अगर अशोक के अभिलेख की बात करें तो अशोक का जो अभिलेख है वह ब्राह्मणी लिपि में है। अशोक के अगर हम बात करें तो अशोक के जो अधिकतर अभिलेख हैं, अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में पाए जाते हैं। ब्राह्मणी लिपि में पाए जाते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में पाए जाते हैं। ठीक साथियों, किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। और साथ ही साथ यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारी ब्राह्मणी लिपि है, यह लिपि किस तरफ से किस दिशा की ओर, तो इसे बाएं से दाएं दिशा की ओर लिखी जाती है। यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। जो ब्राह्मणी लिपि हमारी होती है इसे बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, बाएं से दाएं दिशा की ओर लिखा जाता है। ठीक है ना, यह बाएं से दाएं दिशा की ओर लिखी जाती है। अगली बात करें साथियों तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में सफलता मिली थी। अशोक के जो अभिलेख मिले थे सर्वप्रथम उसे 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। नहीं, इससे पहले पढ़ा नहीं गया था। 1837 से पहले जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा, लेकिन खोज सबसे पहले पांद्रेपी फैंथेलस ने की थी। अगर अशोक के अभिलेख की बात करें, यहाँ हम लोग अभिलेख की बात कर रहे हैं, ठीक,
तो अशोक का अभिलेख जो था उसे सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा गया था। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा गया था। अशोक का जो अभिलेख है, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा गया था। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स क्या नाम है उनका, जेम्स प्रिंसेप पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम 1837 में कौन पढ़ा, प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक, इसको और अच्छे से लिख दे, ने पढ़ा। ठीक साथियों, अब ये सेंटेंस थोड़ा सा और सही हो गया। लेकिन खोज सबसे पहले पांद्रेपी फैनथेलर ने की थी। लेकिन इसकी खोज सर्वप्रथम, इसकी खोज सर्वप्रथम पांद्रेपी फैनथेलर ने की थी। साथियों, अगर हम बात करें तो अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। लेकिन अगर खोज की बात की जाए तो इसकी खोज सर्वप्रथम पांद्रेपी फैनथेलर ने इसकी खोज की थी। लेकिन अगर पढ़ने की बात किया जाए तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। अफगानिस्तान के कंधार से मिला 2250 वर्ष पुराना अभिलेख यूनानी तथा आरमेइक नाम की 2 लिपियों में है। जो अफगानिस्तान के कंधार में अभिलेख 2250 वर्ष पुराना मिला था, वह अभिलेख यूनानी तथा आरमेइक नाम 2 लिपियों में है। मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त 12 प्रतिमा पर ह्यूणराज तोरमाड़ के लेख का विवरण है। मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त 12 प्रतिमा का ह्यूणराज तोरमाड़ के अभिलेख का विवरण है। इसे भी आप लोग नोट करिए। मध्य प्रदेश के एरण एरण से प्राप्त 12 प्रतिमा पर 12 प्रतिमा पर, पहले के नाम बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करते थे, लेने में आपको भी हो सकता है प्रॉब्लम हो। प्रतिमा पर ह्यूणराज तोरमाड़ एक सेकंड देख लेते हैं। ह्यूणराज तोरमाड़, क्या नाम है, ह्यूणराज तोरमाड़ के लेखों का विवरण है। ये अभिलेख से संबंधित जानकारी थी। अगली जानकारी की अगर हम लोग बात करें साथियों, तो अगली जानकारी होती है प्रशस्ति क्या होता है। ठीक, ये हम लोग उसे क्या बोलते हैं, अभिलेख से संबंधित जानकारी हम लोग यहाँ पे प्राप्त की। अगली जानकारी हम लोग लेंगे प्रशस्ति क्या होता है। हम लोग कहते नहीं प्रशस्ति पत्र उन्हें प्राप्त हुआ, तो प्रशस्ति क्या होता है हम लोग उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। प्रशस्ति
साथियों, प्रशस्तियों में राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों की बखान की बात की जाती है। प्रशस्तियों में राजाओं और विजेताओं के गुण और कीर्तियों की बखान की बात की जाती है। प्रशस्ति में राजाओं और विजेताओं के राजाओं और विजेताओं के गुणों की बखान की जाती है। गुणों की बखान की जाती है। बखान अर्थात बढ़ाई, समझे? बखान की जाती है, बखान की जाती है। ठीक साथियों, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पर उनकी पराजय जो होती है, उनकी पराजय और कमजोरियों का जिक्र इस प्रशस्ति में नहीं किया जाता है। इस प्रशस्ति में सिर्फ राजाओं के, विजेताओं और गुणों की बड़ाई या बखान की बात की जाती है। ठीक साथियों, प्रशस्ति की रचना विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों द्वारा की गई थी। अगर हम लोग बात करें कि प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा हुई है, तो प्रशस्ति की रचना ब्राह्मणों और विद्वानों के द्वारा की गई थी। प्रशस्ति की रचना विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों द्वारा की गई थी। प्रशस्ति की रचना विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों के द्वारा किया गया था। ठीक, प्रशस्ति की रचना विद्वान ब्राह्मणों और तथा कवियों के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ अगर बात किया जाए, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ये जो प्रशस्ति होती थी, ये प्रशासन में, मतलब वही जो है विद्वान ब्राह्मण होते थे और कवि होते थे जो प्रशासन करने में मदद करते थे। ठीक, अगली बात करें तो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख का प्रशस्ति अभिलेख भी है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का पूरा वर्णन मिलता है। इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है, उस अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, उनके द्वारा रचित जो प्रयाग स्तंभ लेख है, ठीक, प्रयाग स्तंभ लेख जो है, उस लेख पर एक प्रशस्ति अभिलेख है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय और नीतियों का पूरा वर्णन किया गया है। ये आपको एक उदाहरण स्वरूप समझाने की बात है। ठीक, ऐहोल अभिलेख भी एक प्रशस्ति अभिलेख ही है। ऐहोल अभिलेख जो है, ऐहोल अभिलेख भी एक प्रशस्ति अभिलेख है, एक प्रशस्ति अभिलेख है। ठीक, ऐहोल अभिलेख जो है, यह भी एक प्रशस्ति अभिलेख है। ठीक साथियों, अब अगर बात करें तो यहाँ चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है। अगली जानकारी हम लोग अभिलेख की बात करेंगे, जो सिक्का होता है। अगला होता है सिक्का। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से क्लास आपको दी जाएगी, आप उसे अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, और साथ ही साथ एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी आप लोगों को कराए जाएंगे। क्या कराए जाएंगे? एग्ज़ाम के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगले अभिलेख की हम बात करेंगे, जो होगा सिक्का। सिक्के के बारे में अगर बात करें तो सिक्के का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र अर्थात न्यूमिस्मेटिक्स भी कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सबसे पहले ये जानने की बात है, सिक्के के अध्ययन को
अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र अथवा न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस होगा, न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स। पुराने सिक्के जो होते थे वो तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। जो पहले के सिक्के बनाए जाते थे वो तांबा के होते थे और उसके साथ साथ चांदी के होते थे, सोना के होते थे और सीसा धातु के बनते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं जो ईस्वी पूर्व 5 सदी के हैं। साथ ही ये जो सिक्के बनाए जाते हैं इन्हें आहत मुद्रा भी कहते हैं। जो हमारे तांबा के, शीशे के, लोहे के, सोने के, चांदी के सिक्के बनाए जाते हैं इन सभी सिक्कों को आहत सिक्का के नाम से भी जाना जाता है। किस सिक्के के नाम से? आहत सिक्का के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक सिक्के मरणोत्तर काल में मिले हैं। सबसे अधिक सिक्के के मिलने की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सिक्का मरणोत्तर काल में प्राप्त हुए हैं, जो विशेषतः शीशे, चांदी, तांबा और सोने के थे। जो मरणोत्तर काल में सिक्के प्राप्त थे वो सामान्यतः शीशे, तांबा, चांदी, शीशा, तांबा, चांदी, सोना के थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे, लेकिन सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए तथा सातवाहनों ने शीशे के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सातवाहनों ने पोटीन के भी सिक्के जारी किए। पोटीन के सातवाहन जो हुआ करते थे वो पोटीन के सिक्के भी जारी किए। ठीक साथियों, अगली बात अगर हम बात करें कि साहित्यिक स्रोत की बात हम करेंगे। ठीक, ये सिक्का हुआ जिसे हम अभिलेख की बात किए। ठीक, अब अगली बात हम करेंगे साहित्यिक स्रोत की। अभी तक हम भारतीय इतिहास के स्रोत की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे। किसकी बात? साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे। ठीक साथियों, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। उस साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला धार्मिक साहित्य, और दूसरा जो होता है लौकिक साहित्य। क्या होता है? लौकिक साहित्य। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। साथियों, अगर बात करें धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ जो जिस प्रकार से होते हैं, जैसे वेद हो गए, उपनिषद हुए, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ व ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं। जो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत होता है वो ब्राह्मण ग्रंथ जैसे वेद हो गया, उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, स्मृति ग्रंथ हो गए। इस तरीके के ग्रंथ जो होते हैं वो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और अगर लौकिक साहित्य की बात करें तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे हो गई, जीवनी हो गई, ठीक, उसके साथ कल्पना प्रधान हो गया तथा गल्प साहित्य का वर्णन आता है। अगर हम लोग बात करें धार्मिक साहित्य की तो इसमें रामायण हुआ, रामायण, महाभारत, रामायण, महाभारत, क्या क्या हुआ? रामायण हो गया, महाभारत, वेद, उपनिषद, वेद, उपनिषद। उसके बाद क्या हुआ? वेद हो गया, उपनिषद हो गया, साथ ही साथ हमारे पुराण हो गए, स्मृति ग्रंथ हो गए, पुराण, स्मृति ग्रंथ हो गए, ठीक, स्मृति ग्रंथ हो गए।
ये सारे चीज़ धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अगर लौकिक साहित्य की बात करें तो इसके अंतर्गत जीवनी आती है और ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। लौकिक साहित्य की बात करें तो इसके अंतर्गत जीवनी आती है, जीवनियाँ जो होती हैं। और उसके बाद बात करें ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और अगर कल्पना प्रधान की बात करें तो यह भी इसी के अंतर्गत आता है, कल्पना प्रधान। उसके बाद एक चीज़ और होता है जिसे गल्प साहित्य का वर्णन जिसमें होता है, गल्प साहित्य का वर्णन भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक साथियों, ये हमारे लौकिक साहित्य के अंतर्गत जीवनी, ऐतिहासिक ग्रंथ, कल्पना प्रधान, गल्प साहित्य का वर्णन, ये सारी चीज़ें लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत की बात किया जाए तो रामायण हुआ, महाभारत हुआ, वेद हुआ, उपनिषद हुआ, पुराण हुआ, स्मृति ग्रंथ हुए, ये सारी चीज़ें हमारी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। ठीक साथियों, अगले हम लोग बात करेंगे पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होती है, किसकी बात करेंगे अगली बात हम लोग करेंगे पांडुलिपि की। अगली बात साथियों हम लोग करेंगे पांडुलिपि की। तो साथियों क्लास को हम यहीं से ओवर करते हैं। अब अगली क्लास जो होगी वो नेक्स्ट क्लास बाद में करेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है। तो अगला टॉपिक जो होगा हमारी पांडुलिपि है, कुछ इस तरीके के होंगे अभिलेख जो पांडुलिपि हुई, और बौद्ध धर्म ग्रंथ हुआ, जैन धर्म ग्रंथ हुए, ये सारी चीज़ें हम लोग कल के क्लास में डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास को साथियों अगर हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे आप नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको टेट, सीटेट और सुपर टेट से संबंधित सारी क्लासें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। खास तौर पे बाल विकास और हिंदी और पर्यावरण से संबंधित सारी क्लासें आपको दी जा रही हैं। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए। और साथ ही साथ अगर आप बाल विकास की क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हिंदी की क्लास नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लास लंबी हो रही है, इस वजह से क्लास को हम ओवर करते हैं। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।